हम लोगों ने अभ्यास पत्र 1 में संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार के विषय में प्रारंभ किया था। आज उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए अपन लोग कुछ संख्याओं की प्रकार की जानकारी तो कल मैंने आपको दे दी थी। आज उन्हीं संख्याओं से आगे बढ़ते हुए जो अपनी आगे की और संख्याएं हैं उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। कल की जो क्लास अपनी हुई थी, कल की जो क्लास अपनी हुई थी उस कल की क्लास में बेसिकली मैंने आपको समझाया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, सह अभाज्य, स्थानीय मान और जातीय मान, इन सब के विषय में कल मैंने आपको जानकारी दी थी। आज इन्हीं से आगे बढ़ते हुए अपन और आगे की जानकारियों को एक एक करके अध्ययन करेंगे और बिंदु बाई बिंदु करके एक एक चीज को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए आज की संख्याओं के विषय में थोड़ा समझते भी हैं, बिंदुओं को भी समझते हैं और आगे के पॉइंटों को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए साहब, हाँ जी, आज हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है परिमेय संख्या। आज हम सबसे पहले जो संख्या पढ़ रहे हैं उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर आप बोलते हैं और इसी के साथ एक और संख्या का अध्ययन हम लोग करेंगे जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं परिभाषा के दृष्टिकोण से जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय। आसान शब्दों में आप इसे कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में जिन्हें आप लिख सकते हैं उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं? परिमेय। और जिन नंबर्स को आप भिन्न में नहीं लिख सकते, अगर आप भिन्न में लिख सकते हैं तो परिमेय और भिन्न में नहीं लिख सकते हैं तो ऐसी संख्याओं को आप कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय। वे संख्याएं जिसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में आप लिख पाएंगे उसको तो कहेंगे परिमेय और जिसको भी भिन्न के रूप में लिखने की कंडीशन आपकी नहीं है उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। भिन्न में लिख दोगे तो परिमेय और भिन्न में नहीं लिख पाओगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। अब मुद्दा आता है कि हम किसको तो भिन्न में लिख सकते हैं और किसको भिन्न में नहीं लिख सकते। तो इसको आप बड़े आराम से समझिए, किसको हम भिन्न में लिख सकते हैं और किसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते। ये ले लो, ये चेयर ले लो। कोई आ रहा है इस पे? चेयर पे आ रहा है कोई? हाँ जी, किसको हम भिन्न में लिख सकते हैं और किसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते, ये आपको थोड़ा समझना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3/5, तो आपको पता है ये तो भिन्न है, ये ऑलरेडी 3/5। बोलो है या नहीं है? मान लीजिए आपने इसको लिख दिया 22/7, ऑलरेडी भिन्न है। आपने इसको लिख दिया 2.5, 2.5 का मतलब है 25/10, पहले से ही भिन्न है। तो पॉइंट हटा लो, स्वाभाविक के नीचे क्या लग जाएगा? 0, भिन्न ही रहेगी। मान लीजिए आपने इसको लिख दिया √4, पहले 4 से पहले आप एक जर्नल ले लीजिए, आप लिख दिया खाली 5, तो खाली 5 का अर्थ है 5/1, भिन्न ही है क्योंकि कोई भी नॉर्मल नंबर आप लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ ही जाता है। सामान्य 5 लिखेंगे तो वो 5/कितना है? 1। आप किसी नंबर का पूरा वर्गमूल ले लें, जैसे 4 है
4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। ये भी अपने आप में एक भिन्न है। मान लीजिए आपने लिख दिया घनमूल में, घनमूल में 27 लिखा, 27 का क्या हो गया? 3/1। सही है ना? आप पूरा पूरा वर्गमूल ले सकते हैं, पूरा घनमूल ले सकते हैं, पूरा चतुर्थ मूल ले सकते हैं, पूरा पंचमूल ले सकते हैं। ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या है? परिमेय। बतौर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 3 के ऊपर बार लगा दिया, बार हटेगा, स्वाभाविक है नीचे क्या लगेगा? 9। परिमेय है। सही है ना? आपने किसी के भी ऊपर अगर बार लगा रखा है तो बार को जैसे ही आप हटाओगे तो नीचे 9 लग जाएगा, ये भी अपने आप में परिमेय है। ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं वो अपने आप में परिमेय है। अब इनके अलावा जो भी आपको अलग लगता है वो सब अपरिमेय हो जाएगा। जैसे बतौर एग्जाम्पल आपका पाई हो गया। एक तो चिन्ह, चिन्ह में आप जो भी लगा रहे हैं, जैसे पाई लगा रहे हैं, थीटा लगा रहे हैं, एक्स वगैरह लगा रहे हैं, ये सारे अपने आप में क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है, तो वो तो परिमेय होना चाहिए। पाई का मान सामान्य रूप से 22/7 होता है क्षेत्रफल आयतन में, मेंशुरेशन में। अगर आप पाई को ट्रिग्नोमेट्री यानी रेडियन पद्धति में जब पढ़ते हैं तो इसका मान होता है 100 कितना? 80। अतः पाई अपने आप में एक चिन्ह है और चिन्ह को हम हमेशा क्या मानेंगे? अपरिमेय। क्या मानेंगे? अपरिमेय। तो आप पाई हो गया, आपका लैम्डा इत्यादि हो गया, आपने लिख दिया √7, जैसे 7 लिखा तो आपको होता है 7 का कोई वर्गमूल नहीं आएगा। बोलो आएगा? जैसे आपने आप लिख दिया अंडर रूट मान लीजिए 5 लिख दिया, इसका कुछ मतलब कोई वर्गमूल नहीं आएगा। आपने मान लीजिए लिख दिया इसको घनमूल, और घनमूल में मान लीजिए आपने 10 लिख दिया तो कोई पूरा पूरा घनमूल नहीं है। सही है ना? यानी पूरा पूरा उसका फ्रैक्शन बनने की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप उसको कौन सी संख्या के रूप में मान के चलेंगे? अपरिमेय। सही है? जैसे कभी आपने मान लीजिए 5/0 लिख दिया, जीरो का डिवाइड इसमें करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, मतलब अनंत आएगा। तो ऐसी स्थिति को भी आप लोग क्या बोल के चलेंगे? अपरिमेय। डन? तो कुल मिला के आसान शब्दों में आपको ये याद रखना है, इस प्रकार के जितने भी पद आपको दिखते हैं ये सब क्या है? परिमेय। और इस प्रकार के जितने भी पद आपको दिखते हैं वो क्या है? अपरिमेय। डन? इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि मैंने नोट्स में दे दिया है पर मैं आपको अभी दे देता हूं। जैसे 8 घनमूल 8 - 2, ये एक एग्जाम्पल है। घनमूल 8 - 2 ये परिमेय है या अपरिमेय? तो ये परिमेय की काउंटिंग में है। हाँ, ये आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है 21 का। 8 का घनमूल क्या होगा? 2, और 2 - 2 यानी क्या बचा? 0। तो ये अपने आप में कौन सी कंडीशन में माना है? परिमेय। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? परिमेय। ठीक है ना? तो ये कुछ एक बातें हैं जिसको आपको याद में रखना है। तो आप ध्यान रखिए, परिमेय का मतलब जिसको भिन्न में लिख सकते हैं, अपरिमेय का मतलब जिसको हम भिन्न में प्रदर्शन करने की कंडीशन में नहीं है। बोलिए सब। डन? राइट? अब इसके बहुत ज्यादा सवाल तो आपको नोट्स मिलेंगे, अभी केवल आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे आपको केवल कोटेशंस की जानकारी बहुत अच्छे से हो पाए। राइट? फटाफट से इसको आप अपनी कॉपी में एक बार लिख दीजिए। ऐसे ही लिख दीजिए सेम टू सेम। कुछ परिभाषा लिखाऊं? क्या परिभाषा लिखाऊंगा? सीधा लिख दो ऐसे कैसे, एज इट, फटाफट से। हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, लिखो लिखो, फटाफट लिख दो, कोई दिक्कत
क्या? अच्छा, फिर? गया था? ये भी अच्छा बच के आ गया वहां से। वहां से गिरने के बाद तो खत्म ही होता है। हाँ, हाँ, ये सही है। मैंने उसमें तो हर साल कम से कम दो चार लोगों का तो कार्यक्रम होना ही होना है, फिक्स है। नहीं, जाओ, लेकिन वहां पे तो 100% हर साल दो तीन लोगों का कार्यक्रम तो होता ही है। हाँ, वो तो फिक्स है उसमें तो। हर साल दो चार लोगों का फिक्स है, जाएंगे ही वो। हाँ, बिल्कुल। आइए, बढ़े आगे। हो गया ना? एक बीच में एक्स्ट्रा एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं संख्याओं से हटके। उसमें क्या है, ये जीरो के बारे में थोड़ी जानकारी है ना, जिसको मैं अभी दे देता हूं, बाद में फिर याद रहेगा नहीं रहेगा, दिक्कत आएगी आपको। अगर कभी भी हम जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो भाग कंफर्म जीरो बार जाता है। ये याद रखना है आपको, है ना, बेसिक लाइन है। अगर जीरो का किसी में भी डिवाइड करते हैं, अनंत बार जाता है। इसको हिंदी में आप अनंत बोलते हैं। आप लोगों में कई इसको असीम भी बोलते हैं, कई इसको अपरिमाणित भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। बात नहीं करें। कोई बोलेगा अनंत, कोई बोलेगा असीम, कोई अपरिमाणित, कोई अपरिभाषित। इनमें से कोई भी नाम हो सकता है एग्जाम में। अगर जीरो में कभी जीरो का ही भाग देना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप इसका आंसर दे सकते हैं निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, कर सकते। अगर कोई भी बंदा आपसे बोले कि जीरो में अगर जीरो का डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जीरो बाई जीरो बराबर निर्धारित नहीं किया जा सकता। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। ये जीरो बाई जीरो वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। बिल्कुल। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जब अपनी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, थर्ड में, तो उन्होंने अपने टीचर से एक क्वेश्चन किया था कि जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू क्या। मतलब उनके टीचर ऐसे पढ़ा रहे थे कि अगर हमारे पास 20 आम हैं और उसे हम 20 व्यक्तियों में बांट दें तो प्रत्येक व्यक्ति के बट में आने वाला आम एक होगा। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि किसी भी संख्या का भाग उसी संख्या में देने पर भाग फल हमेशा एक आता है, मतलब एक बार भाग जाता है। और सच भी है। 100 का भाग 100 में लगाओगे तो कन्फर्म एक बार ही भाग जाएगा। 500 का भाग 500 में लगाओगे तो कन्फर्म एक बार ही जाएगा। 1000 का भाग 1000 में लगाओगे तो कन्फर्म एक बार ही जाएगा। लेकिन रामानुजन के जो टीचर थे, उसे रामानुजन ने पूछा कि मेरे पास जीरो आम हैं। कितने आम हैं? जीरो। और मैं जीरो ही लोगों को वो आम देना चाहता हूं, तो क्या पर स्टूडेंट के बट में या पर व्यक्ति के बट में एक एक आम आएगा? अब गणित में जीरो का तात्पर्य होता है जब कुछ नहीं हो, यानी जीरो आम। जीरो आम का मतलब आम है ही नहीं, और जीरो लोगों को देना है तो लोग भी नहीं है। तो जब जीरो ही आम, अब गणित में संख्या है जीरो, सच तो यही है, दार्शनिक अंक प्रणाली में जीरो एक नंबर है। तो अब संख्या का भाग संख्या में देने पर जीरो एक बार जाता है, तो जीरो का भाग जीरो में देंगे तो एक बार कैसे जाएगा?
अगर इसको व्यवहारिक रूप में देखोगे तो कैसे जाएगा बताओ? 0 आम यानी आम ही नहीं है, 0 व्यक्ति यानी व्यक्ति भी नहीं है, तो फिर डिवाइड कर किसका रहे हो? तो ये चीज किसी पे सॉर्ट आउट नहीं हुई आज तक। ये श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इसलिए हम भी इसका जवाब आज भी यही देते हैं, अनिर्धारीय मान, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 26 अप्रैल सन 1920 को। इन्हीं का जो जन्मदिन होता है उसको राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर कोई आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं इनका जो जन्मदिन है 22 दिसंबर, उसी को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल मैथ्स डे कब मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्मदिन होता है वो, और उसी को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। ठीक है, तो एक बार ये जानकारी भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। स्टार्टिंग कर रहा हूं ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कोई चीज बचे नहीं, अपन हर चीज की जानकारी आपको उपलब्ध करा दें। रिकॉर्डेड भी रहेगा वैसे, तो वहां से भी आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूरा आप फिर से पढ़ भी सकते हैं। पर अब जब बैठे ही हैं तो फिर एक बार बोल ही दें, ज्यादा ठीक रहेगा। फटाफट आप लिखते चलो। हाँ भाई, NS सेहरा। चलिए, क्या 32 साल, 32, बहुत जल्दी एक्सपायर हो गया। हाँ, इसकी एक प्रमेय तो अभी 2000 शायद 15, 16 या 19 में सॉल्व हुई है, मॉक थीटा फंक्शन। बहुत कम उम्र में खत्म हो, 32 साल बस, 32। ये क्या है, यहां से लंदन वहां चले गए थे, हाँ लंदन ही गए थे शायद, तो उसकी जो जलवायु थी ना वो सूट नहीं की इनको। वो यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी, हार्वर्ड, हार्वर्ड में ही गए थे शायद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे, तो इनकी जलवायु क्या सूट नहीं की, तो वहां पे इनको क्या टीबी हो गया, टीबी। तो टीबी जब हो गया था तो डॉक्टर हार्डी ने इनका इलाज किया था। तो इनसे कहा गया कि आप ये थोड़ा वैसा खाइए, कुछ मदरा वगैरह का सेवन करो। शहरों में जो मतलब थोड़े ठंडे शहर हैं तो उनमें आप शराब वगैरह आपको लेनी पड़ती है, नहीं लेोगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। तो मीट वगैरह खाइए और शराब का सेवन कीजिए तो आप यहाँ चल पाएंगे। इन्होंने मना कर दिया। ये मद्रास के थे ना, चेन्नई के, वर्तमान चेन्नई, प्राचीन मद्रास, मद्रास के ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाले थे ये। इन्होंने मना कर दिया कि ये मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाएंगे तो इनको वो टीबी की प्रॉब्लम हो गई। खूब इनसे कहा गया कि आप बचना है तो लीजिए, फिर उन्होंने वो जगह ही छोड़ दी कि मैं वापस चला जाऊंगा इंडिया, मुझे जरूरत नहीं है। फिर वहां से वापस आ गए, पर वो बीमारी इनके बॉडी में बराबर रही। 32 वर्ष की उम्र में खत्म हो गए, 32 में। बहुत कम उम्र का जीवन यापन किया इन्होंने। और उस बहुत, हाँ, पूरी क्लास में 100 में से, मैथ में 100 में से 100 नंबर आते थे और सब में फेल, ऑल सब्जेक्ट फेल, केवल मैथ में ही पास होते थे। तो इसमें इनमें 8वीं 10वीं की परीक्षा पास नहीं हुई, परीक्षा पास नहीं हुई इनमें, ये ग्रेजुएशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो केवल मैथ के दम पे ही एडमिशन हो गया इनका हार्वर्ड में। इनके पिताजी इनसे बड़े परेशान थे,
परेशानी होते कि क्लास पास ही नहीं होती थी, तो परेशानियों के एक ही क्लास रहती। और सवाल तो ये 6, 7, 8 में चलते थे, तो ग्रेजुएशन के सवाल हल कर देते थे, पर करते मैथ के, उसके अलावा कुछ नहीं। अब खाली मैथ के सवाल हल करने से क्लास पास कैसे हो? अब क्लास पास नहीं हो तो कोई जॉब वगैरह नहीं मिले, बड़ी समस्या हो गई। फिर एक मुनीम के यहाँ काम करने गए ये। अब मुनीम, वो सेठ के यहाँ मुनीम का काम करने गए, तो ये विदाउट कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देते थे उसको, सबको यो 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 पूरा हिसाब। तो वहां जो मुनीम लग रहा था, उन्होंने इसको भगवा दिया कि यार ये नौकरी खा जाएगा हमारी, हाँ ये तो इतना एक्सपर्ट है, तो इनको भगा दिया वहां से। फिर ये किसी अफसर, मतलब कोई ऑफिस में काम करने गए, वहां इनको लगाया किसी की सिफारिश से। तो सिफारिश से जब लगाया तो इनके पास वो नहीं था लिखने के लिए कागज, जो कागज नहीं होते थे, तो एक ही कागज में 3 से 4 बार लिखते थे। पहले पेंसिल से लिखते थे, फिर दोबारा पेंसिल का यूज करते थे, फिर पीछे की साइड बैक टू बैक, क्योंकि इनको कागजों की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो उस किसी अंग्रेज अधिकारी ने उस समय देखा इनको, यार ये आदमी ऑफिस का काम थोड़ी देर में फ्री करके पता नहीं क्या लग जाता है। उन्होंने इसको देखा कि यार ये क्या कर रहा है, तो इसको डर लगा कि यार ये तो पता नहीं मुझे साला यहां से भगा दें, इतनी रुचि थी इनकी गणित में। तो फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो काम इस पे ही कर रहा है गणित पे, तो उन्होंने वो पेज वेज इनके देखे, तो एक ही पेज में 4 4 बार सॉल्यूशन हो रहे, ऊपर नीचे आए दाएं बाएं सब जगह। तो इन्होंने उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इनको पेज उपलब्ध कराओ। फिर पेज इनको उपलब्ध करवाए गए। फिर ऑफिस का जो काम था वो तो बंद करवा दिया, और फिर इनको रिसर्च में लगाया गया। फिर रिसर्च में जब लगाया गया, तो फिर किसी अंग्रेज अधिकारी के सानिध्य में इन्होंने काम किया और उसके रिसर्च करने लग गए। फिर उसके बिहेव पे इसको यूनिवर्सिटी भेजा गया, हार्वर्ड, कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए सीधे वहां जाओ। इंडिया में पॉसिबल नहीं, यहां तो नंबरों का खेल है, और विदेशों में नंबरों का खेल नहीं है, इंटेलिजेंसी का खेल है। इंटेलिजेंसी के बेस पर इनको वहां यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। फिर वहां इन्होंने रिसर्च किया, और वो अंततः यही रहा कि वो जलवायु की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही इनके सामने। मतलब प्योर पक्के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, खतरनाक वाले ज्योतिष थी इनकी, तो वो सारा सब कुछ था। तो उसके बाद में वो टीबी की वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई, और अंततः वो 32 साल की उम्र में ही खत्म हो गई। लेकिन 32 साल की उम्र में बहुत इन्होंने मैथ में फॉर्मूले तैयार किए। इसलिए श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के नाम को ही आज राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हैं टीचर, तो ये अलग ही थे, एकदम डिफरेंट। अब ऐसे आजकल तो यानी आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया पे रील कौन की अच्छी चल रही है वो वाला चलता है। पहले पहले अलग चलता था सिस्टम आजकल थोड़ा सिस्टम अलग है। आइए, एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो थी प्रतिभाएं, लेकिन प्रतिभाएं क्या है, सब या तो राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं या दब जाती हैं, और वो निकल नहीं पाती। ये हमारे यहाँ शुरू से समस्या है, और ये समस्या आज भी है। या तो कोई बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो या तो यहां से छोड़ के विदेश चला जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर वो किसी राजनीतिक दल की चमचागिरी करे तो ठीक, और नहीं करे तो फिर वो उसको डैमेज कर देंगे। ये बहुत बड़ा, मतलब या तो सर्कुलेट सिस्टम हमारा खराब है, या पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है, बहुत आपको अच्छे अच्छे पर्सन जो मिलेंगे, जो अच्छे लोग हैं, वो मैंने तो ज्यादातर यहां से जाते ही देखे। अब चाहे आप सुंदर पिचाई को ले लो, है ना, चाहे आप, मतलब कितने ही उदाहरण दे दूं मैं आपको, कितने एग्जाम्पल हैं, वो सब इधर उधर ही ट्रांसफर हैं सब, वो है ही नहीं यहाँ पे कोई। सब थोड़ा ज्यादा अच्छा कोई व्यक्ति है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब कोई भी कारण हो, एक्स वाई जेड, किसी भी कारण से हो, आज भी और पहले भी, आज भी और पहले भी, तो ये एक समस्या है। आइए, खैर,
अगली जो संख्या है उसका नाम है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसी के साथ में एक और संख्या है जिसका नाम है पूर्ण घन। एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक है परफेक्ट क्यूब नंबर, यानी पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या सामान्य होती हैं। एक ही संख्या को दो बार गुणा करने पर प्राप्त पद पूर्ण वर्ग पद कहलाता है। आसान शब्दों में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए, पूरा पूरा क्या आ जाए, वर्गमूल, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग। और जिसका पूरा पूरा घनमूल आ जाए उसको क्या कहते हैं, पूर्ण घन। आसान भाषा में इसको यूं कह दीजिए, 5 को यदि आपने 3 बार गुणा किया तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। यानी 125 जो आप प्राप्त करने वाले हैं ये अपने आप में कैसा नंबर हो जाएगा, पूर्ण घन। और 25 जो प्राप्त करने वाले हैं ये नंबर कैसा हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो ये सामान्य है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसके साथ साथ वर्गमूल के चिन्हों का थोड़ा पता होना चाहिए। मैं आपको ये सब कुछ पहले से जानकारी देते हुए निकल रहा हूं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्गमूल का सामान्य रूप से चिन्ह इस प्रकार का होता है, सही है ना। ये जो चिन्ह आपको बना रहा हूं मैं, ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं रूडोल्फ, क्रिस्टल रूडोल्फ, उन्होंने ये चिन्ह सबसे पहले बनाया था। क्रिस्टल रूडोल्फ, उनके द्वारा ये चिन्ह सबसे पहले बनाया गया था। बाकी हमारी भाषा में इसको आप करनी बोल सकते हैं, सामान्य रूप से हम इसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ही तो बोलते हैं इसको। एक तो होता है रूढ़, एक तो होता है रूढ़, रूढ़ का अर्थ तो क्या होता है, अभाज्य, और एक होता है रूट। अब रूट में आप लोग इसमें स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और रूट का अर्थ होता है मूल, तो स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा वर्गमूल। तो ये साइन जो हम बनाते हैं, ये साइन बनाना स्क्वायर रूट का साइन है। इसका जो मतलब सबसे पहले जो बनाया गया था वो क्रिस्टल रूडोल्फ ने निशान आपका बनाया था। तो बाद में इसके बारे में लिखवा दूंगा मैं, अभी जो खोजकर्ता लिखाऊंगा ना तो उन खोजकर्ताओं में इसका डिटेल डाल देंगे। इसका एक रूट का निशान ये भी होता है 1/2। इसके अलावा इसका एक रूट का साइन ये भी होता है 0.5। ये तीनों निशान ही अपने आप में वर्गमूल को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगाओ या ऐसा लगाओ, ये तीनों के तीनों साइन ही अपने आप में किसका चिन्ह शो करते हैं, वर्गमूल का। घनमूल के चिन्हों की बात अगर की जाए, कोई बोले कि घनमूल का चिन्ह कैसा होता है, तो घनमूल के चिन्हों की बात की जाए तो यहां लिखिए, साइड में 3 लगा दीजिए। इसको बगल वाले को करणी घात बोलते हैं नियमानुसार, इसकी जानकारी आगे आपको दी जाएगी। और इसमें आप लोगों को 1/3 या 0.3 के ऊपर बार इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों चिन्ह जो आप लगाते हैं, इन तीनों चिन्हों को ही हम वर्गमूल और घनमूल का जो चिन्ह है वो अपने आप में कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, ये वर्गमूल और ये घनमूल। अब मोटा मोटा आइडिया मैं आपको वर्गमूल में दे देता हूं, छोटा थोड़ा सा। मैं इस समय क्या बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बेसिक आपको पूरी जानकारी देने के प्रयास कर रहा हूं। इसका मोटा मोटा आइडिया, एक आइडिया तो आप ये रखिए, बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। नंबर 1, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, अगर कोई भी संख्या है और उसका इकाई अंक यदि आ जाता है 2, 3, 7 और 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ये याद रखें, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक आ जाता है 2, 3, 7 और 8, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान में रखना है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट तो ये मैं लिखा दूंगा इसको, ठीक है। एक सेकंड रूल है, हालांकि ये मैं वर्गमूल में आपको बोल दूंगा, पर इसको भी आपको बाद में लिख लेना। 4 क्रमागत पदों के गुणनफल में, 4 क्रमागत पदों के गुणनफल में, 4 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पदों के गुणनफल में एक जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। गुणनफल में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है।
ये आपको अपने दिमाग में सेव करके चलना है, ठीक है। चार क्रमागत संख्या गुणनफल में एक जोड़ने पर वह क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग। इन दोनों लाइनों का थोड़ा मोटा मोटा अर्थ बता दूं आपको। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 4 5, ये चार संख्या आपने ले ली, चारों क्रमागत है, बोलो सही है। या आप बोलेंगे 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, और अगर इसमें एक जोड़ दिया तो 100 और क्या हो गया 21, और 121 का वर्गमूल कंफर्म है, कितना हो जाएगा 11। कोई भी चार नंबर क्रम से ले लीजिए, उसके गुणनफल में यदि आपने एक जोड़ दिया तो वो संख्या 100% कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। जरूरत पड़ेगी इसकी आगे, पेपर में एक सवाल भी आया इसका, 95 गुणा 96 गुणा 97 गुणा 98 गुणा 99 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए, एक। तो स्वाभाविक है वो संख्या कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। ये प्रश्न जब चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको वहां यूजेबल रहेंगी। तो आपको ये दो बातें पूर्ण वर्ग में याद रखनी है, बाकी तो वर्गमूल लेना, वर्ग करना, इसकी चर्चा तो आगे अपन बिंदु में करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, बे संख्याएं जिन्हें दो बार गुणा करने पर जो पद प्राप्त होता है उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, तीन बार गुणा करने पर जो पद प्राप्त होता है उसको पूर्ण घन कहते हैं। और ये वर्गमूल घनमूल के साइन है, कुछ एक लाइनें मैंने आपको लिखी हैं, तो एक बार जरा इसको अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे चलेंगे। लिख लो फास्ट स्पीड से, ये लिखाऊं ऐसे, एक संख्या को दो बार गुणा करने पर प्राप्त पद पूर्ण वर्ग कहलाता है, ऐसे ही ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी जर्नल लैंग्वेज है, कोई विशेष लैंग्वेज है नहीं। हो गया, हो गया। चलें क्या, अरे लिख लिया भाई। आइए, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, सुनिएगा। पूर्ववर्ती संख्या और इसी के साथ एक और संख्या है जिसको कहते हैं परवर्ती संख्या। सुनिए सुनिए, पूर्ववर्ती संख्या
और इसी के साथ एक और संख्या है जिसको हम कहते हैं परवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, ये दो प्रकार की संख्याएं और हैं। एक का नाम है पूर्ववर्ती और एक का नाम है परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं, ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं अपनी। पूर्ववर्ती संख्याएं हम किसको कहते हैं और परवर्ती संख्याएं हम किसको कहते हैं, तो ये समझना है। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ होता है कि जो आपका मूल पद है, अगर उस मूल पद में से एक को घटा दिया जाए तो वो संख्या तो होती है पूर्ववर्ती। और अगर हमारे पास जो मूल पद है, उस मूल पद में अगर हमको एक जोड़ दिया जाए तो वो होती है परवर्ती। यानी पूर्ववर्ती का अर्थ है -1 और परवर्ती का अर्थ है +1। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बंदा बोले कि 64 का पूर्ववर्ती पद क्या है, तो -1। 64 में से एक घटाओगे तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 63। और अगर मैं बोलूं कि 64 का परवर्ती पद क्या होगा, तो +1 कर दो, यानी इसका परवर्ती हो जाएगा 65। पूर्ववर्ती का अर्थ है पिछला वाला पद और परवर्ती का अर्थ है आगे वाला पद। पीछे वाले पद को पूर्ववर्ती कहते हैं, आगे वाले पद को परवर्ती कहते हैं। इसमें एक जगह तुम्हारे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लो ये -64 आ जाए और मैं आपसे पूछ लूं कि पूर्ववर्ती पद क्या है। आप जल्दबाजी में कहीं इसको 1 माइनस करके 63 बता देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है, -64 का पूर्ववर्ती -65 होगा। तो क्योंकि अपन को, हाँ, इसलिए आपको को याद रखना, अपन को तो -1 करना है। तो 64 में से -1 करोगे तो माइनस का क्या हो गया, 65। और इसका निकालोगे, मान लीजिए -64 का परवर्ती, तो यहाँ +1 कर दोगे, अर्थात इसको आप कह सकते हो -63। कुल मिला के आसान भाषा में आपको यह समझना है, पूर्ववर्ती का अर्थ है मूल पद -1 और परवर्ती का अर्थ है मूल पद +1। मतलब -1 करने से पूर्ववर्ती बन जाता है, +1 करने से वो संख्या परवर्ती बन जाती है। बोलिए, डन? कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो फास्ट। छोटी छोटी चीजों को तो कोशिश किया करो, मेरे साथ ही लिख लो फटाफट से। चलो क्या, लिख लिया? बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाइए, अगला पॉइंट है अपने पास व्युत्क्रम। क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, जिसको आप दूसरे अर्थ में विलोम भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है गुणात्मक और एक हो सकता है योगात्मक। एक तो गुणात्मक व्युत्क्रम होता है और एक जो व्युत्क्रम है वो हो सकता है कौन सा, योगात्मक। गुणात्मक व्युत्क्रम का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, ज्यादातर अपन के जो यूज आता है वो यही वाला आता है। जैसे 2/5 है तो इसका गुणात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2। सही है। मान लीजिए कोई संख्या खाली 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। मतलब कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 मान सकते हैं, नॉर्मल बात होती है। तो ये जो व्युत्क्रम है इसका नाम तो है गुणात्मक। और योगात्मक जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, जैसे -3 है, इसका योगात्मक व्युत्क्रम करोगे तो +3। प्लस का 5/2 है और इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये हो जाएगा -5/2। यानी प्लस वाले का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाले का क्या हो जाएगा, प्लस। सही है। तो आपको याद रखना है, इस व्युत्क्रम को तो कौन सा बोलेंगे, गुणात्मक, और इस व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, योगात्मक। तो दो प्रकार के व्युत्क्रम हो सकते हैं।
एग्जामिनर अगर स्पेशली लिख के दे कि योगात्मक व्युत्क्रम चाहिए, तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या करना है प्लस, और नॉर्मल व्युत्क्रम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो यही वाला कंफर्मेशन में आपको लेके चलना है। बोलिए, अरे सही है, डन। तो इसको बनाइए। लोकेश कुमार गुड इवनिंग, देवेंद्र राम राम, एनएस नेहरा, क्लास डेली चलती है भाई, ये तो ऑफलाइन बेस से सीधा लाइव है क्लास। ऑफलाइन बेस से सीधा लाइव है एनएस नेहरा, ठीक है ना। ये तो सीधा क्लासरूम से लाइव बैच होता है ना, तो इसमें नोट करना वगैरह, ये तो पूरा बैच ही चल रहा है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से प्रैक्टिस नोट करते चलिए। हाँ भाई, लिख लिया क्या? चलो जी, ये वाली लाइट बंद कर दो, पीछे वाली ये भी खराब है, ये जला लो, बीच वाली कोई चलाना चाहो तो। वो जो लास्ट में जल रही है ना, उसको क्लोज कर दो, ये जला लो बीच वाली। हाँ ये जला लो, और चाहो तो ये बड़ी जला लो, एक बड़ी भी है, जलाओ। ये लो। भाई उजाला ही तो चाहिए, ये लो उजाला। आइए। चलिए, अब सुनिए, ये हो गया अपना क्या, व्युत्क्रम, इसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम। सुनो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो नाम है उसको हम कहेंगे तत्समक। ये दो, ये छोटे छोटे वर्ड हैं। तत्समक, एक तत्समक होता है योगात्मक, और एक तत्समक होता है गुणात्मक। बिल्कुल, इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। तत्समक का अर्थ होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसे किसी संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा अथवा भाग करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको तत्समक कहते हैं। जोड़ने, घटाने, गुणा अथवा भाग करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे तत्समक कहते हैं। जैसे 5 है, 5 में इतना जोड़ो या इतना घटाओ कि इसके मूल अंक में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो स्वाभाविक है 5 में 0 जोड़ लो या 0 घटा लो, इसके मूल अंक में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बताओ गलत कह रहा हूं तो बताइए। और 0 को किसी में भी जोड़ लो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी परिवर्तन आएगा उसमें। और 1 को किसी से भी गुणा कर लो या 1 का भाग किसी में भी दे लो, कभी भी मूल अंक में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। अरे बोलो यार सही। आप बेधड़क कह सकते हैं योगात्मक व्युत्क्रम तो सदैव क्या होता है, 0, और गुणात्मक जो व्युत्क्रम, सॉरी, योगात्मक तत्समक तो क्या होता है, 0, और गुणात्मक जो तत्समक है वो सदैव क्या होता है, 1। कोई भी आपसे पूछे योगात्मक तत्समक क्या होगा, तो आप कहना क्या होगा, 0, और गुणात्मक तत्समक सदैव क्या होगा, तो आप कहना 1। तत्समक का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा अथवा भाग करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक। डन, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए,
चलें सर, पढ़ू ना आगे? आइए सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली जो संख्या है उसका नाम है दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके हर को 10 की घात के रूप में लिखा जा सके। मतलब जैसे 2.5 आपने लिखा, तो इसका तात्पर्य है 25 बटे क्या हो गया 10। मान लीजिए आपने 2.45 यानी 45 लिखा, तो इसका अर्थ हो जाएगा 245 बटे क्या 100। अगर आप इस प्रकार का साइन बीच में बना रहे हैं, ये वाला निशान जो बना रहे हैं, इस निशान को ही हम आसान शब्दों में क्या कहते हैं, दशमलव। ये जो बीच में आपने निशान बनाया है इस तरीके का, इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, दशमलव। यानी ये बिंदी सी जो आप लगाते हैं ये दशमलव है, लेकिन ये बिंदी हमेशा लगाते हैं तब दशमलव नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी बिंदी को आप ट्रिग्नोमेट्री में लगा रहे हैं, साइन थीटा ऐसे बिंदी लगाई और कॉस थीटा लिख दिया, तो वहां पर ये डॉट है। आप इसको अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर और बीच में लगा रहे हैं इस तरीके से, तो यहां भी ये डॉट है। मान लीजिए किसी नंबर में आप 1, 2 और ऐसे 3 लगा रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये भी अपने आप में क्या है, डॉट है। ये तीनों जगह पर लगाने वाला जो चिन्ह है वो अपने आप में क्या है, डॉट। इसको आप लोग या तो बोल दीजिए डॉट, या फिर अपन अपनी भाषा में कई बार इंटू इंटू करके बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है। सामान्य रूप से इस चिन्ह का मतलब दशमलव होता है, इस प्रकार से इसका डॉट या इंटू होता है। और अगर यही चिन्ह किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से लग जाता है, ऐसे इस तरीके से, या फिर 2 अंकों के ऊपर लग जाता है, मान लीजिए 3 और 2 है, इन पे लग गया ये, तो इस स्थिति में ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम बार के नाम से संबोधन करते हैं। क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं, बार। बार का मतलब होता है जब कोई भी संख्या रेगुलर रिपीट होती है, बार बार किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको बार कहते हैं। हालांकि बार का चिन्ह ये लाइन खींच के भी आप बनाते हैं, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन कई जगह पर ये चिन्ह इस तरीके का भी बना हुआ आ सकता है। तो इस चिन्ह का मतलब आपको बार ही समझ के चलना है, बार ही मान के चलना है, तो ये आपको याद रखना है। बोलो राइट। अब मैं आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। दशमलव जो संख्याएं हैं वो मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली दशमलव संख्या होती है शांत, और दूसरी वाली जो दशमलव संख्या होती है उसको कहते हैं अशांत। पहली दशमलव संख्या है शांत और दूसरी वाली दशमलव संख्या है अशांत। शांत का अर्थ होता है कि जब अंश में हर का भाग हम दें तो भाग पूरी तरह से खत्म हो जाए। जैसे 5 में हमने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, भाग समाप्त हो गया, तो इसको तो आप बेसिकली क्या कहेंगे, शांत। अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरी तरह खत्म हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, शांत। और जब अंश में हर का भाग दिया तो भाग खत्म नहीं हुआ, आप देते ही रहे। जैसे 10/3 आपने लिखा, 3 का भाग 10 में दिया, 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट चलता ही रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, अशांत। अशांत के अगर देखा जाए तो मूल रूप से 2 पार्ट बन जाते हैं, 2 हिस्से बन जाते हैं। पहला जो हिस्सा बनता है अशांत का उसको कहते हैं आवर्ती, और दूसरा जो हिस्सा बनता है उसको अनावर्ती भी कहते हैं, कई लोग मिश्रावर्ती भी कह सकते हैं। आवर्ती का अर्थ होता है भाग देने पर एक ही संख्या का रेगुलर रिपीट होना। जैसे आप भाग देते रहिए देते रहिए देते रहिए, एक संख्या बार बार आती रहेगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्ती। एक ही संख्या का बार बार रिपीट होना, यानी इसको क्या कहेंगे, आवर्ती। और एक ही संख्या का बार बार रिपीट नहीं होना, जैसे 22/7 आपने लिखा, 7 × 21, 7 × 7, 7 × 24, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, तो उसको अनावर्ती या मिश्रावर्ती के नाम से जाना जाता है। ये जो चीज है ये सर्वाधिक मात्रा में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक, क्योंकि इसमें बार आएगा, और बार को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को पुनः बार में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है चलेगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे हम भिन्न को बार में, बार को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। उसके
मोटा मोटा आइडिया मैं कोशिश करूंगा कि अभी दूंगा, पर अब विशेष जानकारी दशमलव अभ्यास पत्र में भी इसकी दी जाएगी। अब एक बार मैं इसको जस्ट रिपीट कर देता हूं बहुत फटाफट से, फिर आपको थोड़ा सा उतार लेना है इसको। सुनिए, कौन सी संख्या है? दशमलव। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। शांत का मतलब अंश में हर का भाग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? शांत। भाग नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे? अशांत। अशांत के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक आवर्ती और एक अनावर्त। आवर्ती यानी एक ही अंक का भागफल के रूप में बार बार आना, अनावर्ती माने अलग अलग आना, तो इसको अनावर्ती बोलेंगे, इसको आवर्ती बोलेंगे। बोलो राइट। एग्जाम में सर्वाधिक इंपॉर्टेंसी इस वाली फ्रैक्शन की रहेगी, तो मैं आपके इसके बारे में दशमलव में पूरा जानकारी इसको डिटेल में भी देने की कोशिश करेंगे। बोलिए, अरे सही है, कोई डाउट किसी को? तो एक बार फटाफट से इसको पूरा नोट कर लीजिए, सारणी ऐसी बना लीजिए बिल्कुल डिक्टो। हाँ भाई, चलें? हो गया ना? बढ़ूं आगे? नहीं बढ़ूं? आइए, अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं। अब अपन देखते हैं एक और संख्या जिसका नाम है त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं देख लीजिए, सुनिए। त्रिकोणीय संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं वैसे तो ये बनती हैं, अब बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। अपन तो मेन मोटो पे आते हैं, मूल पे। त्रिकोणीय संख्याएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहली त्रिकोणीय संख्या चाहिए, फर्स्ट, कोई से भी नंबर की चाहिए, पहली, दूसरी, पांचवी, दसवीं, तो इसका एक सीधा सा पैटर्न है जिसको आप बस फॉलो करिएगा, आपका काम हो जाएगा। n+1/2, ये इसका एक लॉजिक है, इससे आप आराम से त्रिकोणीय संख्याएं निकाल सकते हैं।
ये मैं ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रायंगुलर नंबर की बात कर रहा हूं। एक तो होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो वो होते हैं जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, एक तो वो होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगुलर नंबर की। ट्रायंगुलर नंबर एक पॉइंट होता है, उसकी बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक में 8th क्लास में है ये टॉपिक, तो मैं उसकी बात यहां पे कर रहा हूं। इसमें ऐसे निकलता है जैसे पहली त्रिकोणीय संख्या आपको निकालनी है फर्स्ट वाली, तो कैसे निकलेगी? एक, एक प्लस एक बटे दो, ये आता है। जैसे औसत आ गया, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का आपको पता होगा जब तो निकालोगे ना। पहले त्रिकोणीय संख्या तो जानो। अब कोई ये कहे कि आया है क्या? बिल्कुल आया, आप पेपर खोल के देख लो, मिल जाएगा उसमें ये सवाल। अब ये जान, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम लोग क्या है, सीधा जंप मारने की कोशिश करते हैं। सीधा जंप मारते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे ये है, इसको आप लिख दो एक गुणा, यहां पे क्या हो गया? दो बटे में दो, दो से दो गया तो इसका नंबर हो गया एक। अगली त्रिकोणीय संख्या जैसे मान लो दूसरी निकालनी है, तो दो और एक तीन बटे दो, दो से दो गया तो अगली त्रिकोणीय संख्या तीन। आपको मान लीजिए तीसरी वाली त्रिकोणीय संख्या निकालनी है, तो यहां लिखो तीन, तीन और एक चार बटे दो। ये समझ में आ रहा है ना, चार कहां से आ रहा है? एन एन प्लस वन कर रहा हूं मैं सीधा, तीन और एक चार, और इसको दो से काट देंगे, दो बार गया तो अगली त्रिकोणीय संख्या छह। आपको चाहिए चौथे नंबर की त्रिकोणीय संख्या, यहां बोलो चार और एक पांच, बटे हो गया दो, दो से कट मारेंगे, दो बार गया, अगली त्रिकोणीय संख्या क्या हो गई? 10। ऐसे आप पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं जितने भी नंबर की त्रिकोणीय संख्या चाहते हैं वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में मान लीजिए आपसे पूछ लिया 10वें नंबर की त्रिकोणीय संख्या कौन सी है, तो आपको लिखना है 10 और एक 11 और अपॉन 2, कट मारेंगे, दो पांच बार जाएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो आपकी कौन सी हो जाएगी? 55। बोलो, अरे सही है। आप ऐसे कोई से भी नंबर की पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं वगैरह वगैरह त्रिकोणीय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एन का मतलब है जौन सा नंबर आप चाहते हो, जैसे 10 नंबर चाहते हो तो एन का मतलब 10 है, 5 नंबर चाहते हो तो एन का मतलब 5 है, 8 नंबर चाहते हो तो एन का मतलब 8 है। बोलो, अरे कुछ बोलो तो सही यार। डन? कोई दिक्कत किसी को? नहीं तो बनाओ फिर। क्या चीज? क्या हो गया? नहीं तो मैंने बता दी थी। नहीं, नहीं बता दी थी मैंने एक दिन, नहीं बताई थी क्या? बता दी मैंने, बता दी यार। हाँ, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ऐसा कोई सवाल बताया था, है ना? हाँ, ऐसे थोड़ी ना, बता दी मैंने। क्या बोल रहा है? ये फिबोनाची नहीं है, फिबोनाची तो अब बताऊंगा। ये त्रिकोणीय संख्याएं, ट्रायंगुलर नंबर, तो नीचे देख के लग रहा जब से समझी नहीं था मेरी बात, मैंने इंग्लिश में बोला ट्रायंगुलर नंबर। अभी ज्यादा इंटेलिजेंसी शो मत करे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बाद में पता लगेगा, फिर तू ढूंढता हो लगेगा ये तो बोला ही नहीं था। और अब तो रिकॉर्ड हो रही है मेरी क्लास, अब तो मैं रिकॉर्ड भी बता दूंगा कि मैंने बोला था ये। वैसे तो तुम हवा में कह दो कि बोला नहीं था, लेकिन अब तो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ध्यान, बोर्ड पे ध्यान रखो। उस समय
उतारते समय आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अब लिख रहा हूं फिबोनाची तो, हाँ, फिबोनाची श्रृंखला या फिबोनेकी श्रृंखला, बिल्कुल। इसको हिंदी में बोल सकते हैं हेमचंद्र श्रृंखला। हाँ, ये फिबोनाची श्रृंखला, ये बड़ा, हालांकि यूजेबल कम है, और इसमें एक सवाल आ ही गया था एक बार, फिबोनाची श्रृंखला के प्रथम 8 पदों का माध्य का ज्ञात करो। माध्य का में पूछा था इसका सवाल। फिबोनाची श्रृंखला नॉर्मल है, ये है 0 और 1 से शुरू होती है, और ये चलती कैसे, जैसे 0 1, अब ये ऐड होती है, 0 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, बस अब ऐसे चलती जाएगी, राउंड चलता है इसके अंदर। 0 1 तो अपन को लिखना है, फिर ऐड होता है 0 1 1 1 1 2 2 1 3, फिर 5 8 वगैरह 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 आगे की ओर बढ़ता है। इसको कहते हैं फिबोनाची श्रृंखला। ठीक है, जर्नली वे में इसको हेमचंद्र श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो इसको फिबोनाची श्रृंखला या हेमचंद्र श्रृंखला आप बोलिए, ये बहुत ही एक डिफरेंट वाला पद है, लिख लीजिए इसको भी एक बार। ये आया हुआ भी है, ऐसे मत समझना इसको, हाँ, कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं इसमें। फिबोनाची श्रृंखला का सवाल आया हुआ भी है। वैसे तो ये प्रकृति से कनेक्ट होती है, मतलब ये क्या है, इसका एक लाइनिंग खिंचती है, ऐसे कर्व लाइन यूं करके ऐसे बनती है। और अब इसमें मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूं आपको, ये कोई अपने काम का नहीं है। मतलब प्रकृति में जितनी भी सुंदर चीजें हैं ना, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, उनका यही राउंड होता है हमेशा, जो प्रकृति में है। आप देख लो भले ही, जैसे फूल सुंदर होता है ना, वो ऐसा ही दिखेगा आपको, उसका राउंड यही आएगा। आप बना के देख लेना कभी फूल को, ये मैथ से ही तो कनेक्ट है, पूरा इसी से कनेक्ट है ये। पर अब सुंदर चीज ऐसी होती है, उसकी बनावट जब करोगे ना पूरी डायग्राम, तो यही ऐसी बनेगी। प्रकृति में जो भी सुंदर है ना, वो सब इसी से, ये इससे ही बनता है। पर अब इसमें उलझो मत, आप इतना, अपन को ज्योतिष नहीं पढ़ा रहे तो आपको इतना उलझना नहीं, अपन को तो मूल मुद्दे से काम रखो, फालतू की चीजों में क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है ना, इनमें उलझो मत। है तो गणित है, ये तो अथाह भंडार है, इसमें आप जितना भीतर जाते जाओगे तो डूब, सागर की भांति डूब जाओगे, इसमें कोई मतलब निकलेगा नहीं। अपने को मेन मुद्दे से काम रखो, फालतू मत उलझिए उसमें। ठीक है, आइए। अरे बोर्ड पे क्या हुआ, कुछ बोलो बोलो, गजानंद, बोल बोल जल्दी बोल, फास्ट, कुछ कह रहे हैं? नहीं, आ जाओ। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, सुनिए। एक और संख्या की ओर ले चल रहा हूं मैं आपको, जिसका नाम है काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या? काल्पनिक। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इमेजनरी नंबर। हिंदी में आप बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इसी का एक साथी है जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में आप इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में आप इसको कहते हैं हिंदी में आप इसको कहते हैं सम्मिश्र, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और जो है इमेजनरी नंबर। काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो ऋणात्मक होती हैं और रूट में होती हैं। ऋणात्मक रूट में आने वाली संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। सच यही है। इसका वर्गमूल जब हम लेते हैं तो इसका वर्गमूल आता है 2, और इसके साइड में एक निशान लगता है इस प्रकार का। इस निशान को कहते हैं आयोटा।
क्या कहते हैं? आयोटा। इसके बारे में थोड़ा लिखाऊंगा अभी मैं। इस निशान को हम क्या कहते हैं? आयोटा। मैंने लिख भी दिया है आयोटा, इस निशान का हिंदी में ही लिखा है मैंने प्रॉपर। इस निशान को हम कहते हैं आयोटा। तो अब सुनिए, या तो आप बात खुद ही कर लो या फिर मेरी सुन लो पीछे, या तो मैं ही बोल लेता हूं या फिर तुम बोल लो। एक जैन गणतज्ञ हुए थे महावीराचार्य। उन्होंने 850 ईस्वी में यह कहा था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। ये एक जैन गणतज्ञ है महावीराचार्य। उन्होंने कहा था कि जो संख्याएं होती हैं ऋणात्मक यानी माइनस में जो होती हैं, उनका जो है वो वर्गमूल नहीं होता। पर एक गणतज्ञ हुए थे रेने डिकॉर्डिंग, और उसके बाद में हुए थे आयलर। उन आयलर ने एक साइन बना के दिया, आयलर, गणतज्ञ का नाम मैं लिख देता हूं, आयलर। इन्होंने ये समझाया कि ये जो -1 अगर हम लिखें तो उसका प्रदर्शन हम किससे कर सकते हैं? आयोटा से। तो आयलर के द्वारा ही दिया गया चिन्ह है ये, क्या? आयोटा। अब इसका नाम मैं खोजकर्ताओं में लिखाऊंगा। मैंने खोजकर्ताओं की लिस्ट एक अलग बनाई है। त्रिकोणमिति की खोज किसने की, अलजेब्रा की किसने की, ये सब जो खोज की गई है उनका मैं अलग से आपको एक लास्ट में पैनल बना के उसमें लिखवा दूंगा। फिलहाल मैंने अलग लिख दिया है। तो ये जो साइन है वो किन्होंने दिया था? आयलर ने। अब अगर कोई बंदा ये बोले आपसे कि रूट में -1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आयोटा होगी। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि यहां से रूट हट जाए तो सामने स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे आप दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हो कि आयोटा का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप उसे दूसरे अर्थ में कह सकते हो -1 होगी। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखना है। पहली चीज तो आप ये समझो, बे संख्याएं जो ऋणात्मक रूट में होती हैं उनका वर्गमूल आयोटा में होता है, ऐसे डायरेक्ट उनका कोई वर्गमूल नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर -1 की वैल्यू हमसे पूछी जाए रूट में, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? आयोटा। और अगर आयोटा का स्क्वायर, अब स्क्वायर तो तुम समझ जाओ ना, यहां से रूट हटेगा तो सामने क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1 की। तो ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है। बोलो, अरे सही है। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग आराम से कह सकते हो क्या हो जाएगी? आयोटा में स्क्वायर। बस इतना ही याद रख लीजिए, पर्याप्त है। सम्मिश्र संख्याएं किसको कहते हैं? एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या का जो योग होता है। एक वास्तविक, गलत लिख रहा हूं, वास्तविक ऐसे ही आएगा ना। एक वास्तविक यानी रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को यदि आप मिला के लिख दोगे तो उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे? सम्मिश्र। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है जिसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो रियल नंबर है। क्या बोला? जिसको हम काय पे प्रदर्शित कर सकते हैं? संख्या रेखा। यानी कोई भी नंबर जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वो सारे नंबर रियल नंबर है संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर आप 5 लिख लो, 50 लिख लो, 5.2 लिख लो, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। -5 लिख सकते हैं, -7 लिख, वो सारे नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। रियल यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को अगर मिला के लिख दिया जाए ऐसे, तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो, आई क्या मेरी बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? तो कौन सा नंबर है ये? काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं जो ऋणात्मक रूट में होते हैं, आयोटा से इनका प्रदर्शन होता है। वैल्यूएशन आपको थोड़ी याद रखनी है। और वास्तविक और काल्पनिक को मिला के यदि बोल दोगे तो वही नंबर आपका सम्मिश्र नंबर बन जाएगा, उसको सम्मिश्र संख्या के नाम से जाना जाएगा। बोलिए, डन? तो एक बार फटाफट से इसको लिख लीजिए। इसकी तो आयलर ने खोज की है, और इसकी अगर खोज कोई पूछ रहे तो गाउस ने की है।
हालांकि पूछेगा नहीं कोई भी इसको। गाउस ने। क्या हो गया? चश्मा दे भाई इसको कोई। इसको चश्मा उपलब्ध करवाया जाए भाई, कोई चश्मा लाओ। आइए चलें। हो गया।